हेलो, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और अभी हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर के न्यूमेरिकल। 4 न्यूमेरिकल यहाँ पर भी है हमारे पास, और ये बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है। इनको अगर आपने तैयार कर लिया अच्छे तरीके से तो आपके ऑप्टिकल फाइबर के जितने तरह के न्यूमेरिकल हैं लगभग सबको आप कर ले जाओगे। और अच्छे से करना है आपको। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर। तो थ्योरी का जो वीडियो है उसमें न्यूमेरिकल अपर्चर की बात की गई है, एक्सेप्टेंस एंगल की बात की गई है, क्रिटिकल एंगल की बात की गई है। और तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से समझ में आनी चाहिए, आपको रिवाइज करना है, देन आप इन न्यूमेरिकल को करने आ रहे हैं। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करिए न्यूमेरिकल अपर्चर को, एक्सेप्टेंस एंगल को, क्रिटिकल एंगल को। 3 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। और हमारे पास डाटा क्या दिया गया है, बॉक्स में देखो दिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45। तो 2 चीज़ें होती हैं। कोर होता है जिसको हम N1 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर साइड का होता है 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो 1.5 वैल्यू हो गया। ऐसे ही N2 जो होता है वो हो गया 1.45। तो भाई आपके पास 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं। आपको फार्मूले क्या क्या मालूम होना चाहिए। न्यूमेरिकल अपर्चर का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो भाई न्यूमेरिकल अपर्चर का फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा फार्मूला है। वो ये है कि कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि आपको 1.5 का होल स्क्वायर निकालना है, फिर 1-45 का होल स्क्वायर निकालना है, दोनों घटा देना है। और ये कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जिसकी वैल्यू जो हमारे पास आती है वो आ गई है 1.38। तो इसका न्यूमेरिकल अपर्चर जो होता है वो 0.38 है। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है उसकी लाइट गैदर करने की, लाइट कितने एंगल से लाइट आएगा वो उसको कलेक्ट कर लेगा अपने अंदर, दूसरे सिरे पे भेजने के लिए, इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर। एक और चीज़ है एक्सेप्टेंस एंगल। तो हमारे पास एक और फार्मूला है। फार्मूला ये है कि जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है असल में वो कोई एक्सेप्टेंस एंगल है उसकी साइन वैल्यू के बराबर होता है। तो इसका मतलब है एक्सेप्टेंस एंगल को हम थीटा ए कह दें तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। तो इसका मतलब है कि साइन इनवर्स है आपका और 0.38 है। तो साइन इनवर्स 0.38 है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारों, इसकी वैल्यू हो जाएगी 22.8 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू आपकी डिग्री आ गई। अच्छा, यहाँ रेडियन क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ हमने सीधे तौर पे साइन वगैरह को यूज किया है। तो साइन जो होता है ना वो हम डिग्री के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। ओके, तीसरा है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होती है। तो क्रिटिकल एंगल को सनली फाई सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्रिटिकल वैल्यू जो होती है वो, या फिर ऐसे कह लो, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल जो होता है वो रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिवाइडेड बाय कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब याद करने में थोड़ा सहूलियत हो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ। जैसे कोर जो होता है ना इस तरह का होता है, सेंटर का हिस्सा होता है। क्लैडिंग जो होता है उसको घेरे हुए जो हिस्सा होता है वो होता है। जब लाइट अल्टीमेटली जब इसके अंदर जाती है तो रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, N2 क्लैडिंग का, कोर का N1। तो इस वैल्यू पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो एंगल थीटा है ये एंगल थीटा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा का होना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल के लिए जब भी बात आएगी तो आप ये फॉर्मेशन याद रखिएगा, N2/N1। तो वो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। N2 की वैल्यू आपको दी गई है 1.45 और ये दी गई है 1.5। डेफिनेटली 0, ये 1 से कम होगा। तो इसकी वैल्यू जो आती है, मतलब ये जो पूरा फैक्टर करोगे तो ये करीब करीब आएगी आपका 75.2 डिग्री। तो इस तरह से आपका क्रिटिकल एंगल भी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एक हमने हैश मार्क इसलिए लगा रखा है क्योंकि जब मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा था और मैं सोच रहा था कि इसको आपको डिस्कस किया जाए, तो तभी मैंने कहा था कि इसको मार्क करने के लिए दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। सारी जो बारीकियां हैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मामले की ऑप्टिकल फाइबर में, वो सब कुछ लगभग सब कुछ यहाँ पर कवर होती हुई दिख रही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है कि ग्लास का ऑप्टिकल फाइबर है जिसमें कोर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और फिर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस दिया गया है। देखो यहाँ पर क्लैडिंग की बात नहीं कही गई है, क्लैडिंग तो होगी ही, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमसे कहा गया है 1.5 है और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस जो है जिसको हम रिप्रेजेंट करें डेल्टा से, वो 0005 है।
तो आपसे पूछ रहे हैं क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, आपसे पूछ रहे हैं क्रिटिकल एंगल बताओ, आपसे पूछ रहे हैं एक्सेप्टेंस एंगल बताओ, और आपसे पूछ रहे हैं न्यूमेरिकल अपर्चर बताओ। हम इनको इसी क्रम में ही निकालेंगे क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास, किसी और तरीके से इधर उधर से जंप करके चले जाएं। जरा अब कई बार क्या होता है, आप कहोगे इंडेक्स डिफरेंस, अच्छा तो आप कहोगे सीधे ये लगता है n1 माइनस n2 की वैल्यू दे दी गई है 0.0005, तो सीधी बात है n1 दिया गया है, n2 निकाल लेंगे। अगर आपने ये सोच के रखा है तो यहीं पर आपकी गड़बड़ी है, ये गलती है आपकी। यहाँ पर आपको डेल्टा दिया गया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऑप्टिकल फाइबर की दुनिया में ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस होता है ये केवल n1 माइनस n2 नहीं होता है, ये असल में n1 माइनस n2 अपॉन n1 होता है। तो इसका मतलब है जो आपसे क्वेश्चन दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, दिस इज़ नॉट सिंपल डिफरेंस ऑफ n1 माइनस n2, इट इज़ n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n1। तो अगर आपको ये कॉन्शियसली आप ये समझ पा रहे हो तो इसका मतलब है कि n2 की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब देखो पहली बात, हम क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना शुरू कर दे रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा n1 माइनस n2 इज इक्वल टू n1 टाइम 0.0005। तो यहाँ से n2 कितना हो जाएगा, दिस इज़ n1 प्लस n1 टाइम 0.0005, ठीक है ना, माइनस होगा ना, ये माइनस होगा सर, ये माइनस होगा, तो ये जाएगा n1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.0005, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो n2 की वैल्यू जो होगी वो ये वैल्यू होगी, n2 की वैल्यू होगी n1 टाइम्स दिस। तो जब ये सब गुणा करोगे तो यहाँ जो सोल्यूशन मैंने इसका निकाला है दैट इज़ n2 इज़ 1.5 टाइम्स 1 माइनस 0.0005, लगभग बहुत ही निकट का मामला रहेगा, क्योंकि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9995। तो 0.995 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.4992, ऐसे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो n2 क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम चल गया। अब क्रिटिकल एंगल निकालना है आपको, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी। आपके पास हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, साइन क्रिटिकल एंगल इज़, जैसा कि बताया था, n2 बाई n1, तो ये हो जाएगा 1.4992 डिवाइडेड बाई 1.5, एक से छोटा है, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी साइन इनवर्स इस पूरे वैल्यू की, और जो आंसर आपके पास आएगा वो यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है 88.2 डिग्री, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्रिटिकल एंगल एक्सेप्टेंस एंगल निकालो, तो एक्सेप्टेंस एंगल के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल इज़ नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। आपने कहा सर न्यूमेरिकल अपर्चर अभी नहीं निकला है, कोई बात नहीं, यहीं पर रख देते हैं। तो साइन इनवर्स अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.4992 का होल स्क्वायर, और इसको जब आप पूरा में आगे बढ़ोगे तो एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ दिस होल थिंग। अल्टीमेटली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.72 डिग्री, 2.72 डिग्री। तो क्रिटिकल एक्सेप्टेंस एंगल इज़ सिंपली 2.72 डिग्री, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी गुड। और अगर हम यहीं से न्यूमेरिकल अपर्चर की बात करें तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो आ रहा होगा इट इज़ साइन ऑफ साइन ए होता है, तो घुमा के वही चीज़ें हम निकाल रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा आपका 0.0474। अब ये कहाँ से आएगा, वैसे तो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर अलाउ रहता है, नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउ होता है, अदरवाइज़ आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ये सारी वैल्यू आपको दी रहेंगी। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यू निकाल ली। चलिए आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है जब न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ अ फाइबर इज दिस, ओके पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द फाइबर इज दिस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग इज दिस, ओके। तो हमें क्या क्या दिया गया है, न्यूमेरिकल अपर्चर दिया गया है 0.02, ओके।
क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 दिया गया है 1.59। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, डिटरमाइन द एक्सेप्टेंस एंगल, थीटा ए हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द वाटर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। ओके, नाउ द क्लिक पॉइंट इन दिस क्वेश्चन इज व्हाट। नॉर्मली क्या होता है, जरा समझे इस बात को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने इस तरह से बनाते हो, बीच में कोर बनाया, फिर क्लैडिंग बनाया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। यहाँ आप कहते हो एयर है, तो आप कहते हो कि एक्सिस के अलॉन्ग एयर से लाइट गई, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। तो फिर हमारे फार्मूले में चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विच इज आउटसाइड ऑफ द आउटसाइड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर वो नहीं आता है। लेकिन अगर मान लो हमारा ऑप्टिकल फाइबर किसी पानी समुद्र से जा रहा है, समुद्र से होकर गुजर रहा है, या नदी से होकर गुजर रहा है, तो ऐसी स्थिति में, या मतलब हम सिचुएशन ऐसे सोचें कि हम कपलिंग जो लेजर बीम है, सेंसर मान लो कोई लगा है, ऑप्टिकल फाइबर का सेंसर है, तो वो पानी के अंदर है, वो पानी के अंदर जो लाइट स्पार्क होता है, जो लाइट स्टिमुलेट होता है, उसको वो कैप्चर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ एयर की जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आ जाएगा। अब वो तो 1 होता नहीं है, तो अगर ये 1 नहीं होता है तो हम इसको कहाँ यूज करेंगे। तो इसका मतलब है हमें अपने न्यूमेरिकल अपर्चर के फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम कह रहे हैं न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एनी मीडियम, मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर इन एनी मीडियम निकालना है, तो ये फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल अपर्चर इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n कह दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो अगर न्यूमेरिकल अपर्चर एयर, मतलब अगर ये N0 की वैल्यू होती है तो ये कितना होता है, वही सिंपली जो हमने लिखा है N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, और डिवाइड क्या कर देना है, डिवाइड आपको कर देना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। अगर आप वाटर की बात करो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। ये हमेशा याद रखिएगा, न्यूमेरिकल अपर्चर इन एनी मीडियम m, तो आपने उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को न्यूमेरिकल अपर्चर इन एयर से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा। तो अगर इस जानकारी को हम इसका लाभ उठाएं तो उसके हिसाब से, जस्ट लेट मी डिलीट दिस, इसको हम यूज कर लेंगे अभी। क्या हो रहा है अभी, इसको हम अभी यूज कर लेंगे। ओके, तो हमने अपने फॉर्मूले में लिखा कि न्यूमेरिकल अपर्चर हमको निकालना है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ वाटर। तो कैलकुलेट हमें क्या करना है, एक्सेप्टेंस एंगल निकालना है। अच्छा, कैसे निकालेंगे, जरा देखिए यहाँ क्या क्या है। न्यूमेरिकल वाटर जो है वो 1.33 भी दिया गया है। ओके, कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं। पहले तो देखो, पहले हमें एक्सेप्टेंस एंगल तो मेरे ख्याल से नहीं क्लैडिंग निकालना पड़ेगा। न्यूमेरिकल अपर्चर तो हमें एयर का दिया गया है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से तो कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो अगर हम न्यूमेरिकल अपर्चर इन वाटर की बात करें तो ये हो जाएगा न्यूमेरिकल अपर्चर इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 1.33, और ये वैल्यू आ जाएगी 15। तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो है 0.15 आ गया। और अगर हम साइन ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर इन वाटर नहीं इन्वर्स ऑफ कर दें तो हमारा एक्सेप्टेंस एंगल निकल आएगा। यही तो फार्मूला होता है ना, एक्सेप्टेंस एंगल इज द साइन इनवर्स ऑफ द न्यूमेरिकल अपर्चर। वाटर की बात हो रही तो वाटर कर दोगे, तो इस हिसाब से एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स सॉरी 0.15, दिस इज अबाउट 8.64 डिग्री। ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। ओके, अगर सपोज अगर आपसे कहा गया कि नहीं भाई
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको, कोर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना है। मतलब मान लो सवाल ये भी कह रहा है कि N1 भी कैलकुलेट करना है, N1 भी वैल्यू नहीं मालूम है, कैलकुलेट करो। तो आपके पास तो वो फार्मूला है ना, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एयर कितना है, तो वो कितनी वैल्यू होगी, सिंपली N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। ये देख लो, द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ फाइबर इज द डिटरमाइंड एक्शन। ओके, तो ये नहीं, यहाँ पर एयर की बात ही तो है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.2 और ये N1 स्क्वायर माइनस 1.59 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 1.59 का होल स्क्वायर बराबर N1 स्क्वायर। तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 1.59 का होल स्क्वायर, और ये सारा वैल्यू आपको उठा करके N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, और लेकिन ये बहुत ही मतलब कम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ों को कवर करता हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक रिसर्चर है, अच्छा एक रिसर्चर है, हु विशेष, उसकी इच्छा क्या है, रिसर्चर की इच्छा ये है कि विशेष टू मेक अ सिलिका कोर, ठीक है, सिलिका कोर बनाना चाहता है और स्टेप इंडेक्स फाइबर बनाना चाहता है, मतलब एक ऑप्टिकल फाइबर बनाना चाहता है जिसका सिलिका कोर हो और उसका जो टाइप हो स्टेप इंडेक्स हो, और उसका जो वी नंबर है वो 75 हो, वी नंबर 75 हो, नॉर्मलाइजेशन फ्रिक्वेंसी नंबर हो। न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो 0.03 हो और उससे हम 820 नैनोमीटर का रेडिएशन उससे हम पास कराएंगे। इफ़ अगर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम है, व्हाट शुड बी द कोर साइज एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लाइडिंग। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, आई वुड से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा कंपेरेटिवली। बाकी के जो रूटीन जो अभी चलते आ रहे हैं, सिविल प्लग इन जैसा था, थोड़ा सा वाटर वाला बात आया था, ये थोड़ा सा आपके पास है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करें, चूँकि हमको न्यूमेरिकल अपर्चर दिया गया है, ये ठीक है ना भाई, चार्ज लगा दो। हाँ, न्यूमेरिकल अपर्चर हमको दिया गया है और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, क्लाइडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालना है। तो क्लाइडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है कि न्यूमेरिकल अपर्चर इज़ द N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर 0.30 और ये है भाई हमारे पास N1 कितना है भाई, N1 ये है 1.458 का होल स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो यहाँ से N2 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसकी हो जाएगी वैल्यू, इसको हम करेंगे तो 1.458 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या इधर गया तो ये जाएगा 0.3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट सबका, ये 1.458 का स्क्वायर माइनस 0.30 का स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी आएगी ये वैल्यू भाई हमारे पास आ जाएगी 1426। तो N1 जो है 1458 है, ये 1426 ठीक है, जो कि क्लैडिंग तो कम ही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से, थोड़ा ही सही ठीक है। अब मसला आता है, ये जो ऊपर क्या कहा गया है, वी नंबर दिया गया है, वी नंबर हमसे, अब वी नंबर के बारे में हम लोगों ने थ्योरी में बात की है। आप ये समझ लो कि एक तरह से ये बताता है कि आपका कोर जो है वो कितना, उसका साइज क्या होना चाहिए, मतलब कोर आपका इस तरह से होना चाहिए, कोर आपका थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, कोर आपका और ब्रॉड होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे कोर को हम बढ़ाते जाते हैं, ये जो कोर का हिस्सा है उसका डायमीटर, वैसे ही उसके अंदर कितने मोड, कितने टाइप ऑफ वेवलेंथ की जो वैरायटी ऑफ वेवलेंथ, रेंज ऑफ वेवलेंथ जो फ्लो कर सकते हैं, इसको हम टेक्निकल भाषा मोड कहते हैं, वो कितने जा सकते हैं इसका निर्धारण होता है। तो अगर हमारे पास सिंगल मोड की बात करेंगे तो हम एक पतले कोर की बात करेंगे, हम थोड़ा सा मल्टी मोड को भेजना चाहेंगे तो हम थोड़ा ब्रॉड चौड़े कोर की बात करेंगे, तो वी नंबर उससे जुड़ा हुआ है। तो जो कोर होता है उस कोर के लिए हम एक उसका जो अपर्चर है, मतलब ए, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं,
जो 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 आपका कोर है, उसका उसका कोर का साइज जो है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो कोर है इसका जो ये पूरा डायमीटर है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी नंबर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला ये है कि 2π/λ। ठीक है, 2π/λ मल्टीप्लाई बाई ए। तो लेमडा भी लेंथ की डायरेक्शन, ए भी लेंथ की डायरेक्शन, तो कैंसिल हो जाएगा, 2π होगा। और फिर आपके पास यहाँ पर आपके पास जो आता है वो होता है न्यूमेरिकल अपर्चर। तो वी नंबर और न्यूमेरिकल अपर्चर ए के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको जो लेमडा जिस वेवलेंथ को फ्लो कराना है, अगर आप एक मोनो मोड की बात करें, सिंगल मोड की बात कर रहे हैं, तो लेमडा दिया गया है 820 नैनोमीटर। ए कितना है कैलकुलेट करना है। न्यूमेरिकल अपर्चर कैलकुलेट कर चुके हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर दिया ही गया है, वी नंबर दिया ही गया है, तो सब कुछ दिया है, ए निकल आएगा। तो लेमडा कितना है भाई, लेमडा है 820 इंटू 10⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर का ये मतलब है। यानी असल में ये वही कह रहे हैं 8200 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 8200 एंगस्ट्रॉम। उसको कहने का तरीका थोड़ा बदल दिया ताकि फंस जाएं आप इसी चम में। तो अब क्या करते हैं, हम v की वैल्यू निकालते हैं। तो v की वैल्यू कितनी है, 2π/8200 इंटू 10⁻⁻10। a कितना है नहीं मालूम, न्यूमेरिकल अपर्चर 0.30। v कितना दिया गया था, v आपको मिल गया था 75। तो भाई v की जगह पर हमने रख दिया 75। तो अब भाई क्या हो गया, 75 गुणे 8200 गुणे 10⁻⁻10 इज इक्वल टू 2π/2 इंटू 3.14 इंटू 0.30 इंटू ए। तो ए की वैल्यू के लिए ये सब कुछ उठा करके इधर डिवाइड कर दोगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू सीधे तौर पे मैं बताऊँ आपको, वो आ जाएगी 32.6 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 32.6 माइक्रोमीटर। दिस इज द आंसर। सो आई वुड से दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अब इतना अगर आपको समझ गया आ गई है न्यूमेरिकल अपर्चर के साथ कैसे वी इंडेक्स नॉर्मलाइज फ्रिक्वेंसी या वी नंबर जुड़ा होता है, देन आई थिंक कि अब आप क्वेश्चन कर लोगे। यू नीड नॉट टू गो इन सो मच डिटेल, यू नीड नॉट टू डू रिसर्च इन दिस फील्ड, उतना नहीं घुसना है आपको। वी नंबर उसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ले रखा है तो वी नंबर आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही खतरनाक स्थिति रखेगा, लेकिन अगर नहीं है तो अभी बस इतना समझ करके आगे बढ़ जाइए। तो चलिए, ये न्यूमेरिकल, इससे पहले हम लोगों ने लेजर की बात की है, आज ऑप्टिकल फाइबर की बात कर ली है। 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में पर्याप्त हैं। इनको आप इनकी पूरी, इसके पीछे की पूरी जो वो बैक एंड का जो प्रोसेस चल रहा है ना, सोच क्या कैसे क्यों, ये सब अगर आप समझ रहे हो अच्छे से, तो इससे जुड़े हुए आपके पास कितने भी न्यूमेरिकल आ जाएं आए बाएँ साएँ वाले, यू विल डू इट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू विल डू इट। ओके, चलिए फिर ध्यान रखिए अपना, मेहनत करते रहिए, बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी, टेक केयर।